हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रॉ के विभिन्न रूपों के बारे में। हमने अक्सर ये देखा है, जब हम हिंदी की बात करते हैं तो उसमें हर एक ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। उसको लिखने का एक तरीका होता है। जैसे क हमने बोला तो क का एक ही प्रकार से हम उसे लिख सकते हैं। हमने प बोला, प एक ही प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन रॉ एक ऐसा वर्ण है, एक ऐसा व्यंजन है जो अलग अलग प्रकार से हमें हिंदी में दिखाई देता है। जैसे रमेश, देखिए, कार्य, प्रतीक, ड्रम, ये चार शब्द लिखे हैं। चारों में हम र को उच्चारित कर रहे हैं, लेकिन चारों में जो र को लिखने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। रमेश में हमने पूरा र लिखा है जैसा हम उसे व्यंजनों में पढ़ते हैं। कार्य में अलग र लगा है, प्रतीक में अलग र लगा है, ड्रम में जो र लगा है वो एक अलग ही रूप में है। तो इन्हें क्या बोला जाता है और क्या इनकी विशेषता होती है वो हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ के सामान्य रूप की। सामान्य रूप से मतलब है जहां पर रॉ बिना किसी परिवर्तन के अपने वास्तविक रूप में लिखा जाता है। जैसे रस और रमेश, दो शब्द लिखे हैं। इसमें क्या है, पहला शब्द रस है, दूसरा शब्द हमारा रमेश है। इनको हमने वर्ण विच्छेद के साथ इसलिए लिखा है क्योंकि आगे जब हम इसके अन्य रूपों के बारे में जानेंगे तो वहां पर ये हमें मदद करेगा। र में से अ निकाल दिया, इसलिए र का हमने क्या है, हलंत के साथ लिखा है। हलंत के साथ मतलब ये आधा र है। ऐसे ही हमने स को भी हलंत के साथ लिखा है क्योंकि इसमें से भी हमने अ हटाया है, तो ये हमारा रस बन गया। रमेश में देखिए र में कोई मात्रा नहीं है तो उसमें अ जुड़ा है। म में से ए हटाया, श में भी कोई मात्रा नहीं है तो अ हमारा जुड़ा है। तो इस तरीके से हम इनका किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं। वर्ण विच्छेद मतलब उसे छोटे छोटे खंडों में विभाजित करना। ये हमारा रॉ का सामान्य रूप है। दोबारा हमारा जो आता है वो आता है रॉ का रेफ रूप। रेफ का मतलब होता है जहां पर रॉ किसी भी व्यंजन के ऊपर लगता है। जैसे कार्य में हमने लिखा था, यहाँ पर आपको जो उदाहरण दिया गया है वो अर्जुन शब्द का दिया है। इसमें क्या है, देखिए, यहाँ पर जो भी हमारा रेफ का रॉ है वो हमेशा रॉ हमारा स्वर रहित वाला होगा। वहां पर रॉ का आधा रूप हम प्रयोग में लाते हैं। स्वर रहित रॉ क्या कहलाता है, रेफ कहलाता है। इसको लगाने के क्या नियम है, देखिए। रेफ शब्दों में उच्चारण के बाद आने वाली वर्ण की अंतिम मात्रा के ऊपर लगता है। यानी जब हमने ये जौ लगाया, अब हम इसको पढ़ेंगे कहाँ पर, या ये यहाँ पे क्यों लगा। वो इसलिए लगा, जब हम अर्जुन बोलते हैं तो हम पहले र बोलते हैं, फिर हम ज बोलते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण, किसका उच्चारण, जहां पर हम र का उच्चारण कर रहे हैं, अ के बाद हमने र बोला, उसके बाद आने वाला वर्ण क्या है हमारा, जौ है। जौ में मात्रा लगी है तो जू हमारा हो गया। यानी र के बाद क्या आया, जू आया। तो हम उस र की मात्रा को कहाँ लगाएंगे, हम उस र की मात्रा को जू के ऊपर लगाएंगे, जौ के ऊपर लगाएंगे। तो यही हमारा पहला नियम है कि रेफ हमेशा अपने उच्चारण के बाद वाले वर्ण के ऊपर लगता है। उसके बाद है रेफ को पहले और जिस अक्षर पर यह लगा है उसे बाद में उच्चारित किया जाता है। हम जब इसको पढ़ते हैं तो हम अ र जू न पढ़ते हैं, यानी पहले हम र पढ़ते हैं, फिर हम जू बोलते हैं, फिर हम जौ में ऊ की मात्रा है जू, यानी जिसके ऊपर ये लगा है उसका उच्चारण बाद में है। इसको हम अजूरन नहीं बोलेंगे, हम इसको अर्जुन बोलेंगे। हमेशा रेफ का उच्चारण पहले और जिसके ऊपर ये मात्रा लगी है उसका उच्चारण बाद में होता है। इसी का तीसरा नियम है, रेफ का प्रयोग कभी भी किसी भी शब्द के पहले अक्षर में नहीं किया जाता। यानी कोई भी शब्द आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जहां पर उस शब्द के पहले वर्ण में रेफ की मात्रा लगी हो, पहले वर्ण में रेफ का र लगा हो। तो हमेशा जो रेफ का प्रयोग है वो पहले शब्द के अलावा, वो कोई भी उसका बीच के शब्दों में हो सकता है, वो अंतिम जो व्यंजन है उसमें हो सकता है, लेकिन शब्द का पहला जो वर्ण है उसके ऊपर कभी भी रेफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला है, रेफ दो बार लगातार किसी भी शब्द में आ सकता है। यानी ऐसे शब्द भी हमारे पास होते हैं जहां पर हम
एक ही शब्द में 2 बार रेफ का प्रयोग करते हैं। जैसे धर्मार्थ हमने लिखा है, पूर्वार्ध हमने लिखा है, म के ऊपर भी र है। हमने वही पढ़ा था ना कि अगर उस जैसे उच्चारण के बाद जो भी हमारा वर्ण आता है उसकी मात्रा के ऊपर लगता है। अब देखिए इसमें म के ऊपर नहीं लगा रखा, बल्कि क्या है, म में जो हमने आ की मात्रा ली है, इसके ऊपर हमने क्या किया है, इसके ऊपर हमने र लगाया है। कहाँ पर? म में जो आ की मात्रा है इसके ऊपर लगा है, म वाली मात्रा के ऊपर नहीं लगा है। वही पूर्वार्ध में भी किया है, मात्रा के ऊपर वो जो आ की डंडा है इसके ऊपर हमने र लगाया है। ठीक है, और उच्चारण क्या है, हम र का पहले कर रहे हैं, माँ का, और यहाँ पर र का पहले कर रहे हैं, वा का उसके बाद कर रहे हैं। तो ये हमारे रेफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अगला हमारा आता है पदेन र। पद मतलब होता है पैर, यानी नीचे। तो ये हम याद करने का भी एक इसको समझ सकते हैं कि रेफ क्या होगा, ऊपर लगेगा, पदेन हमारा नीचे लगेगा। पदेन जो र है, इसमें मुख्य बात ये होती है कि ये हमारा र अधूरा र नहीं है, ये हमारा स्वर रहित र नहीं है, जबकि रेफ क्या है, स्वर रहित है। अब इसको हम कैसे लगाते हैं, इसको हम जिस वर्ण में लगाएंगे वो वर्ण हमारा अधूरा होगा। यानी र पूरा है लेकिन जिसके ऊपर ये र लगा है वो वर्ण हमारा आधा है। इसको उदाहरण से हम समझते हैं। पहला जो शब्द लिखा है क्रम, क्रम में देखिए क है, क के बाद हमने सीधे र लिखा है। दिखने में हमें क पूरा दिख रहा है, हमने इसको कहीं भी आधा जैसा नहीं दिखाया है, लेकिन जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो ऊपर जो आपको रस और रमेश लिखा था वो इसीलिए दिया था क्योंकि ये हमें यहाँ काम आएगा। क्रम, क लिखा, क के बाद कोई स्वर नहीं है, इसका मतलब हमारा क क्या है, आधा है। फिर हमने र के बाद अ लिखा है, र के बाद क्या आया है, र अ, यानी ये क्या हो गया हमारा, र में अ जुड़ा है तो र हमारा अधूरा नहीं है बल्कि पूर्ण व्यंजन है। यही बात ऊपर कही गई है कि र वर्ण किसी आधे वर्ण के ऊपर लगता है। ठीक है, आधे वर्ण के बाद पूर्ण रूप में आता है। वो र अधूरा नहीं है, जिसमें लगा है वो हमारा अधूरा है। म तो ठीक है, म के साथ अ जुड़ा है। ऐसे ही प्रश्न में देखिए प, हमने उसके पीछे कोई स्वर नहीं लिखा है तो प हमारा अधूरा है। यहाँ पर भी हमने र के बाद अ लिखा है, इसका मतलब क्या है, र हमारा स्वर रहित नहीं है, इसके साथ हमारा अ जुड़ा हुआ है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि पदेन र र का अधूरा रूप नहीं होता है, जबकि रेफ हमारा र का अधूरा रूप होता है। इसी से जुड़ी हुई एक और बात है, वो ये है कि जब हम र को त के साथ जोड़ते हैं, यानी जब हमारा ये र त में जुड़ता है तो त्र बन जाता है। जैसे नेत्र, पत्र, जितने में भी त्र बनता है उसमें क्या है, त और र है। ये भी र का पदेन रूप है जो त में जुड़ता है, लेकिन हम इसको त के साथ र नहीं लिखते हैं बल्कि क्या बना देते हैं, त्र बना देते हैं। ऐसे ही जब ये श के साथ र लगता है तो श्र बनता है। ये कहीं भी हमने इस त्र को या फिर श्र को हमने ऐसे वाले रूप में नहीं देखा होगा जैसे हमने क्रम और प्रश्न में क्र और प्र को देखा है। क्यों? क्योंकि जब भी ये त के साथ जुड़ेगा तो ये एक नया वर्ण त्र बना देगा, और जब भी ये श के साथ जुड़ेगा तो ये नया वर्ण श्र बना देगा। ठीक है, उदाहरण कुछ दिए गए हैं यहाँ पे, नेत्र है, त्रिकोण है, त्रिशूल है, श्रमिक है, अश्रु है, श्रवण है। अब जब हम इनका विच्छेद करते हैं तो हम त और र को अलग अलग करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे त। जब हम पदेन र की बात करते हैं तो एक तो हमने देखा जो हमारा प्रश्न में लगा है, दूसरा एक अलग तरीके का र हमें दिखाई देता है जो हम ड्रम में देखते हैं, उष्ट्र, ट्रंक, इन शब्दों में जो र लगा है। ये क्यों है, ये देखो ट वर्ण के साथ ट वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे उसका जो पदेन र होगा वो हमारा इसी फॉर्म में लगेगा, उसका स्वरूप यही होगा। ये कोई अलग सा स्वरूप र का नहीं है, ये पदेन का ही एक भाग है जो केवल ट वर्ग के साथ लगता है। जैसे ड्रम, देखिए ड हमारा अधूरा है, स्वर रहित है। र यहाँ पर भी हमारा वही है, र के साथ हमने क्या जोड़ा है, हमने र के साथ
अ जोड़ा है, इसका मतलब र हमारा अधूरा नहीं है, र हमारा पूर्ण व्यंजन है, और म के साथ हमने सीधे सीधे अ लिख दिया, तो क्या बन गया हमारा? ड्रम बन गया। ऐसे ही उष्ट्र अगर हम लिखेंगे तो ट हलंत के साथ आएगा, उसके बाद कोई स्वर नहीं आएगा। र जो हमारा है, ये जो मात्रा है, ये र है, ये हमारा अ इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऐसे नियम हैं जो हमें पदेन और रेफ र को समझने में मदद करते हैं। कुल मिला के हमारा जो र है वो 3 रूपों में हमें दिखाई देता है, सामान्य रूप और रेफ और पदेन। पदेन को फिर से हम 2 तरीके से लिखते हैं। एक तो हम सिंगल लाइन के साथ लिखते हैं जो हमने प्रतीक में लिखा है, और एक हम उसको लिखते हैं नीचे से 2 मात्राएं लगा के जो हमने लगाई हैं ड्रम में। और जो 2 मात्राएं हैं वो हमारी सिर्फ ट वर्ग के साथ लगेगी। कोई भी शब्द आपको और वर्ग का नहीं दिखेगा जिसमें हम ऐसे मात्रा लगाते हैं। सिर्फ ट, ठ, ड, ढ, ये जो वर्ण है, इनमें अगर हमारा पदेन आता है र, तो वो हमारा इस रूप में हमें दिखाई देगा। थैंक यू।